हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आप सभी को यहाँ से देखने को जरूर मिलते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भाषा शिक्षण में जो रूढ़िगत शिक्षण विधि है इसमें क्या होता है। छात्र पाठ में सहभागिता के अभाव के कारण निष्क्रिय अधिक हो जाते हैं। सहभागिता का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा मिलकर करना या मिलकर सीखना, एक दूसरे के सपोर्ट की यहाँ पर बात की गई है। यदि इसका अभाव हो जाएगा तो बच्चे क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट ये आपका सही हो जाएगा। छात्रों को विचारा विभक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। जो रूढ़िगत शिक्षण विधि है, यदि इसमें कहा जाए कि क्या विचार की जो अभिव्यक्ति है इसकी स्वतंत्रता मिल पाती है, नहीं मिल पाती है। शिक्षक की भूमिका प्रमुख और छात्रों की भूमिका गौड़ बन जाती है। तो ये तीनों पॉइंट आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है गद्य और पद्य से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन दिया है कि जो गद्य की रूढ़िगत पाठन विधि है इसका दोष क्या है। वाक्य प्रयोग मुहावरे पर्यायवाची शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं कराया जाता। यहाँ पर कहा गया है स्पष्ट नहीं कराया जाता है। छात्र गद्यांश का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। रूढ़िगति का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यदि रूढ़िगति है तो यहाँ पे नहीं वाले पॉइंट आ जाएंगे, या इसमें निष्क्रिय आ जाएगा, या बच्चे को समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार के जितने भी पॉइंट है आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। छात्र की जो वाचन संबंधी अशुद्धियां होती हैं इसको ठीक नहीं कराया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ये सभी जो गद्य शिक्षण विधि है इसमें आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जो शिक्षण विधि में पहली विधि है ये अर्थबोध है। ये अर्थबोध है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि यह विधि कैसी विधि मानी जाती है, तो अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। जो अर्थ विधि है अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। इस विधि में होता क्या है, तो इस विधि में आप सभी ने टीचिंग जब किया है तो आपने देखा होगा कि जो एक सामने शिक्षक रहता है वो अपने हाथ में पुस्तक पकड़कर उसका वाचन करता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में गद्य शिक्षण विधि में एक विधि है आदर्श विधि। इसमें एक विधि कौन सी है, आदर्श विधि है। आदर्श विधि में क्या होता है, तो ये मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है। जो आदर्श विधि है ये मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है। इसमें होता क्या है, बालक के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा जाता है, साथ में उसकी भाषा को अधिक से अधिक लाभ मिले। इस विधि में, आदर्श विधि में। तो आदर्श विधि में होता क्या है, यदि आप सभी लोग ये वीडियो एक बार या 2 बार अच्छे से देख लेंगे तो आपके यहाँ से 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। जरूर ध्यान रखिएगा। तो आदर्श विधि में क्या होता है, बच्चे का जो सर्वांगीण विकास करने की बात की गई है यहाँ पर, तो इसमें कौन कौन से सोपान होते हैं, तो प्रस्तावना इसमें विधि होती है। दूसरा इसमें उद्देश्य वाचन होता है। ठीक है, उद्देश्य वाचन होता है। तीसरा यहाँ पर प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोध प्रश्न हो जाएगा। चौथा पॉइंट है बोध प्रश्न। पांचवा पॉइंट हो जाएगा गृह कार्य। पांचवा पॉइंट है गृह कार्य, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर पद्य की भी बात कर लेते हैं। गद्य आपने देख लिया है। पद्य से संबंधित अभी जो आपका रिसेंट एग्जाम हुआ है इसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पद्य में क्या होता है, इसमें रसानुभूति होती है। इसमें रसानुभूति होती है। रसानुभूति की दृष्टि से इसे पढ़ाया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जो पद्य विधि है इसमें किसका वाचन किया जाता है, तो सस्वर वाचन किया जाता है। पद्य विधि में किसका वाचन किया जाता है, सस्वर वाचन किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसे कहीं पर जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है
भाषा के रूढ़िगत पाठन विधि में अवकाश के दिनों में घर से निबंध रचना कर लाने से संबंधित सही तथ्य है। रचना कर मतलब यहाँ कहा गया है कि घर से आप लिख कर लाएंगे या उसकी रचना करके लाएंगे, तो यहाँ पर सही तथ्य क्या है? निबंध की मौलिकता नहीं आ पाती है, निबंध लेखन बेहतर होता है, अभिव्यक्ति का वास्तविक रूप आ जाता है, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? निबंध की मौलिकता नहीं आ पाती है। आपने देखा होगा या आपने अपनी लाइफ में जरूर किया होगा, जब आपको कोई निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, होमवर्क दिया जाता है, तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं से आप उससे नोट कर लेते हैं, आप सेल्फ रेयर ही लिखते होंगे। तो इसमें क्या है, जो निबंध की मौलिकता है यह नहीं आ पाती है, लेकिन जो आपके लेखन है आप आराम से धीरे धीरे लिखते हैं तो लेखन तो आपका बेहतर हो जाता है। अभिव्यक्ति भी आप कर लेते, उसके बारे में लिखते हैं तो इसकी अभिव्यक्ति हो जाती है, उसके बारे में भी आप सोचते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन मौलिकता नहीं आ पाती है। ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत हिंदी शिक्षण किस प्रकार बेहतर रहता है? ध्यान रखिएगा, पेपर 2 का क्वेश्चन है और पीआरटी के बारे में पूछा गया है, प्राथमिक कक्षा के बारे में पूछा गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर उच्च स्तरीय खेल प्रतियोगिता द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता। कक्षा कौन सी है? प्राथमिक है, तो उच्च स्तरीय खेल यहाँ पर होगा नहीं, वाद विवाद नहीं होगा। यहाँ पर आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर भी नहीं होगा, तो आंसर क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में है कि शिक्षण विधि में कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों को स्थान दिया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कल्पना शक्ति का विकास करना है और मनोरंजक खेल को स्थान देना है। बालू उद्यान पद्धति, डाल्टन विधि है, प्रोजेक्ट पद्धति है, मॉन्टेसरी पद्धति है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? मनोरंजक खेल किस में आते हैं? यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा, बालो उद्यान पद्धति। छोटी कक्षाओं के लिए यहाँ पर कहा गया है, पहला आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। इसके बाद में है, निम्न में से किस विधि द्वारा भाषा शिक्षण के उद्देश्य से अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों साथ साथ पूरे होते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, डाल्टन पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति। यहाँ पर दूसरा आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर सही है, किंडरगार्टन पद्धति। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की प्रायः किन नवीन पद्धतियों द्वारा बातों पर विशेष बल दिया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है आंसर आपका क्या सही होगा। क्रियाशीलता, बालक की स्वतंत्रता, बालक की रुचि, ये सभी। यहाँ पर कहा गया है कि यदि बालक क्रियाशील होगा तो वो भाषा सीख पाएगा, उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए, उसमें उसकी रुचि होनी चाहिए, तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है? बड़ी कक्षा में कौन सी विधि अधिक उपयोगी है, ये बताना है। मॉन्टेसरी पद्धति छोटी कक्षाओं के लिए, किंडरगार्टन पद्धति छोटी कक्षाओं के लिए होता है, प्रोजेक्ट पद्धति या डाल्टन पद्धति। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो प्रोजेक्ट पद्धति से ही हो जाएगा, सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से गद्य शिक्षण की विधि है, अभी आपने देखा है, यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? गीत विधि यहाँ पर होगा नहीं, गीत किस में आ जाएगा? पद्य में आ जाएगा। अर्थबोध विधि किस में आएगा? गद्य में आ जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि अलग विधि है, अभिनय विधि भी ये अलग विधि है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। गद्य में कौन सी विधि होगी? तो अर्थबोध विधि हो जाएगी। गद्य में और कौन सी विधि यहाँ पर होगी? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आदर्श विधि है। दो विधियां हैं, पहली विधि आपकी अर्थबोध है, दूसरी है आदर्श विधि। आदर्श विधि में 5 सोपान आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट करवाए हैं, तो प्लीज आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको पद्य विधि भी बताया है, पद्य विधि में क्या होता है, कौन सा वाचन होता है, सो सस्वर वाचन होता है। इसके बाद में यहाँ पर है प्रश्नोत्तर विधि और अभिनय विधि। प्रश्नोत्तर विधि और अभिनय विधि किससे संबंधित है? तो ये कविता से संबंधित है। किससे संबंधित है? कविता से। और किस स्तर के लिए है? तो प्राथमिक स्तर के लिए है। ठीक है, ये प्राथमिक स्तर के लिए है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।
और यदि आपसे प्राथमिक स्तर पर ये पूछा जाए कि बालक को अर्थ के साथ उसका बोध कराना चाहिए, तो बिल्कुल कराना चाहिए, अर्थ बोध कराना चाहिए। यह आप कह सकते हैं शब्दार्थ बताना चाहिए, ये भी किससे संबंधित है, तो प्राथमिक स्तर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधि शब्दार्थ विधि का विकास विकसित रूप है? जो इसका विकास से विकसित रूप है तो व्याख्या विधि है, तुलना विधि है, व्यास विधि है, गीत विधि है। यहाँ पर 40 का आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? शब्द अर्थ एक साथ बताना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? व्याख्यान विधि है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। तुलना विधि क्या होती है? तो तुलना विधि आप सभी को पता है, यदि कोई कवि है तो कवि क्या करता है? कवि यहाँ पर उसके बारे में भिन्नता बताता है। ठीक है, कवि क्या करता है? भिन्नता बताता है। भिन्न भिन्न कवि जो होते हैं उनके विचार, उनके भाव अलग होते हैं। ठीक है, भाव विचार अलग होते हैं, ये क्या हो जाएगा? भिन्नता हो जाएगा। व्यास विधि क्या होती है? तो इसमें यहाँ पर ध्यान रखिएगा, व्यास विधि में व्याख्या की जाती है। व्यास विधि में क्या होती है? व्याख्या की जाती है। यदि आप लोग यहाँ पर दूसरे शब्दों में समझेंगे तो व्यास विधि क्या है? अपने भावों को प्रकट करना। ठीक है, अपने भाव को हृदय से प्रकट करना। ठीक है, हृदय से प्रकट करना किसमें आएगा? तो व्यास विधि में हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विधि के द्वारा पढ़ने पर पद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? पद्य विधि यहाँ पर बताना है। समीक्षा विधि है, व्यास विधि है, तुलना विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, खंडान्वय विधि है। देखिए, प्रश्नोत्तर विधि को ही खंडान्वय विधि कहते हैं। यदि खंडान्वय लिखा हो तो समझ जाइएगा प्रश्नोत्तर विधि की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा, समीक्षा विधि। पढ़ने पर गद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है समीक्षा विधि के द्वारा। ए आंसर यहाँ पर सही है। आपने देख लिया व्यास विधि क्या है, आपने ये देख लिया तुलना विधि क्या है, और यहाँ पर आप लोगों को पता है प्रश्नोत्तर विधि, उसके बारे में प्रश्न करना, तो ये प्रश्नोत्तर विधि से संबंधित हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? प्रश्नोत्तर विधि, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो क्रम से प्रश्न पूछे जाएं। ठीक है, क्रम से प्रश्न पूछना, क्रम से प्रश्न पूछना क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावित होती है या प्रभावित है? यहाँ पर आपका आंसर कैसे ही हो जाएगा? कहानी को दोहराना, कहानी का अंत परिवर्तित करना, कहानी को आगे बढ़ाना, कहानी को अपने शब्दों में कहना। यहाँ पर आपका आंसर कैसे होगा? यदि आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या कहा गया है कि कहानी पढ़ने के बाद में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है? तो कहानी को दोहराना। ठीक है, सबसे कम प्रभावी क्या है? दोहराना। उसके अंत में परिवर्तन आप कर सकते हैं, कहानी को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, कहानी को अपने शब्दों में कह सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपके पॉजिटिव है। निगेटिव यहाँ पे क्या है? जो सबसे कम प्रभावी है, दोहराना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्योहार विशेष के बारे में बताना, आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? किसी पुस्तक से उस त्योहार के बारे में पढ़कर सुनाएंगे। आप सुनाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। किसी त्योहार विशेष के बारे में आपको बताना है तो आप पढ़कर सुना देंगे, गलत हो जाएगा। बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनने के लिए कहेंगे कि आपके अनुभव क्या है, अभी तक आपने क्या देखा है, त्योहार के बारे में आप क्या जानते हैं। ये पॉइंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उस त्योहार पर गृह कार्य के रूप में निबंध लिखकर लाने के लिए कहेंगे। निबंध लिखकर लाने के लिए कहना, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। श्याम पट पर लिखने की यहाँ पर बात की गई है कि श्याम पट पर उसे उस त्योहार विशेष के बारे में लिख देंगे, तो ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, इनमें से डैश अक्षर बोध की विधि नहीं है क्या? वाक्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, वर्ण विधि, शब्द विधि। क्या नहीं है? तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि नहीं होगा। इसमें आप कोई वाक्य फिल करेंगे, इसमें कोई वर्ड फिल करेंगे, इसमें कोई आप शब्द फिल करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि बातचीत की यहाँ पर बात की गई है। यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने के लिए या बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। तो बिल्कुल सही है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है किसमें? प्राथमिक स्तर की कक्षा में, जो कि पॉइंट गलत है। बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है। यदि आप बातचीत नहीं करेंगे तो क्या शिक्षण कंप्लीट नहीं होगी या शिक्षण नहीं होगा, जो कि पॉइंट गलत हो जाएगा। हमारी पाठ योजना में पहले से ही प्रस्तावित है क्या कि बातचीत यहाँ पर होना ही चाहिए, जो कि ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।